Friends, now we'll try to understand the concept related to stress distribution in soil. So stress distribution soil बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। पर इसमें सीन यहाँ पे आता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीन होता है कि हमें फॉर्मूला मेमोराइज करना है बस, मतलब भाई रटना है, मतलब ये ध्यान रखना। अभी जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी शुरू होकर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो बहुत छोटा टॉपिक है ना, छोड़ने वाले कुछ नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना। तो बात करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना। तो सपोज वी हैव अ स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, सॉइल के ऊपर कुछ लोड आ रहा है। जैसे मान लो हमारे पास ये सॉइल सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर है मान लो, है ना। अब इस स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, लोड आ रहा है ये सॉइल पे। हमें पता करना है कि भाई इस पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है, जस्ट बिलो द स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की वजह से कितना स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। या हमें पता करना इस पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है। अब ये पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर से कितनी डेप्थ पे है, किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे है, और स्ट्रक्चर से हॉरिजॉन्टली कितनी दूरी पे है, हॉरिजॉन्टली आर डिस्टेंस पे। तो मतलब इस पॉइंट के बारे में हमने कुछ यहाँ पे डिटेलिंग दे दी। जैसे कोई भी एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो उस रैंडम पॉइंट में हमें स्ट्रेस निकालना होता है ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रेस हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू निकालते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, इसके थ्रू हम किसी भी रैंडम पॉइंट में क्या निकालते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं। अब इस पॉइंट की बात करें, अब इस पॉइंट की डिटेल्स में दूँ तो ये पॉइंट जो है वर्टिकली कितने डिस्टेंस पे है इस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से मान लो z डिस्टेंस पे। हॉरिजॉन्टली कितनी दूर है ये, हॉरिजॉन्टली मान लो r डिस्टेंस दूर है। तो इस पॉइंट के बारे में हमें कुछ ऐसी जानकारी मिल गई, है ना, जिसके थ्रू हम, किसी ने कोई स्टडी की है, उन स्टडीज़ के थ्रू हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे हम लोग कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा क्या है, मतलब निकालना क्या होता है, पढ़ क्यों रहे हैं, ना, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ से वर्टिकली इतना दूर है, हॉरिजॉन्टली ये इतना दूर है, ठीक है। तो ये आर हो गया और ये जेड हो गया, और इस पॉइंट के में हम स्ट्रेसेस निकाल लेंगे ड्यू टू दिस लोड। ये लोड क्या होगा, क्यू होगा, क्यू किलो न्यूटन का ये लोड होगा, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी पिक्चर हो गई भाई स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप लोग के दिमाग में घुस गया होगा आइडिया कि पढ़ क्यों रहे हैं। डायग्राम अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे फंसा देते हैं हम लोग। चलो बात कर रहे हैं, मैं अभी आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा, अभी मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है हमारे पास, ठीक है, इस सरफेस में सेंटर में क्यू किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है ना। अब इस सरफेस के कॉर्नर पॉइंट से वर्टिकली जेड डिस्टेंस नीचे हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट से यहाँ से ऐसे जेड डिस्टेंस नीचे हमारे पास एक पॉइंट पी है, ठीक। तो देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्यू से, ये जो पॉइंट है ये क्यू से कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम देखें तो इसके बारे में हमें पता चल रहा है कि भाई ये हॉरिजॉन्टली एक्स है और ये ऐसे वाई है, ठीक है। आर जो है ना, यहाँ से हम पॉइंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस है और ऐसे वाई डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम स्मॉल आर की वैल्यू अगर निकाल, देखो सिंपल मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग रिलेट कर लोगे, कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं पता चल रहा है थ्योरी शुरू हो गई बोले। तो स्मॉल आर जो है ज्योमेट्री के हिसाब से हम देखें तो ऐसे एक्स है हमारा, ऐसे वाई है और ये आर है, ठीक है, ये वाई है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा मैथ्स के थ्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से ही इसके सेंटर तक के ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कैपिटल आर है मान लो, ठीक है, कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है और ये वर्टिकली जेड है। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, अगर हम साइड व्यू यहाँ खड़े होके देखेंगे, यहाँ खड़े होके, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये स्मॉल आर है, ये जेड है और ये कैपिटल आर है।
तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कैपिटल आर हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वाई जेड आ गए हमारे पास। ठीक है ना। तो इन दिस वे हमने एक ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट समझा है ना, जो मैथ्स का था। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले बुशिनेस की थ्योरी के बारे में। भाई बहुत सिंसियरली सुनना है, एक बार सुनना और फिर दूसरी बार मत सुनने की कोशिश करना, एक ही बार में समझ लेना। सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत साधारण सा। ठीक, तो बुशिनेस थ्योरी का कुछ एजम्पशंस हैं, उनमें से एक एजम्पशन है सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, है ना। ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने बता दिया, बाकी एजम्पशंस आप तो कैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, क्योंकि एक और थ्योरी होती है वेस्टरगार्ड, उसमें क्या होता है, सॉइल इज होमोजीनियस एंड एन आइसोट्रॉपिक। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, बात करते हैं भाई बुशिनेस थ्योरी के बारे में। देखो, वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, वही है ये क्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कोई लोड लग रहा है, क्यू किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब ये कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है ना, ये लो ये स्ट्रक्चर लगा दिया, क्यू किलो न्यूटन का लोड ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब इस लोड की वजह से ये लोड से वर्टिकली, मतलब हम किसी जेड डेप्थ पे बात करें, है ना, और आर डिस्टेंस पे बात करें, तो एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी। अब इस पॉइंट पे हम अगर वर्टिकल स्ट्रेस निकालना चाहें तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बी। तो ये सिग्मा बी का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला का डेरिवेशन आपको पढ़ना नहीं है ना, सिलेबस की बात ही नहीं है ना। तो जिसको ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो वो पढ़ सकता है कहीं से भी, है ना, जो कि ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है हमको, उसका फार्मूला ही काम का है हमारे। तो सिग्मा बी स्ट्रेस एट पॉइंट बी ड्यू टू दिस लोड क्यू किलो न्यूटन, पॉइंट लोड है ना, ये पॉइंट लोड है, ये पतला सा देखो, ये पॉइंट जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए पॉइंट वाली पतली दुबली इमारत में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पॉइंट लोड है क्यू किलो न्यूटन का। ठीक है, तो सिग्मा बी क्या हो जाता है, सिग्मा बी हो जाता है भाई 3/2 पाई इन ब्रैकेट 1/1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर होल टू दी पावर 5/2 इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आया तो कौन सी चीज़ें दी हैं नहीं दी हैं देख लो। 3/2 पाई ये कॉन्स्टेंट्स चीज़ें हैं, आर बाय जेड ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस जेड है, हॉरिजॉन्टली आर वर्टिकली जेड, तो ये आर बाय जेड ये हो गया। 5/2 क्यू बाय जेड, क्यू क्या है, क्यू किलो न्यूटन का ये लोड है हमारे पास, क्यू किलो न्यूटन का हमारे पास ये लोड है, और ये डेप्थ जो है ये जेड है। तो किसी भी जेड डेप्थ पे आर डिस्टेंस पे अगर हमारे पास रेडियली आर डिस्टेंस पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर हमें स्ट्रेस निकालना है तो वो स्ट्रेस निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। अब ये क्यू वाई जेड को वैसे का ऐसा रहने दो, उसके अलावा जितनी भी टर्म दिख रही है ना, इसका एक नाम दे दिया, एक कांस्टेंट दे दिया, जिसको बोलते हैं के बी। ठीक है ना। ठीक, तो इसको बुशिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर बोलते हैं ना, मेरे दिमाग से एकदम निकल गया वो पॉइंट कि वो इन्फ्लुएंस फैक्टर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इन्फ्लुएंस फैक्टर है, ये ध्यान रखना। इन्फ्लुएंस फैक्टर ही पूछ लेता है कि बुशिनेस इन्फ्लुएंस फैक्टर, तो आपको ये पूरा का पूरा क्यू बाय जेड से इधर का ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है के बी, है ना। तो क्यू बाय जेड स्क्वायर सेपरेटली याद रख लो, ये पूरा फॉर्मूला याद रख लो, और क्यू बाय जेड स्क्वायर को हटा दो तो जो बचेगा ना वो के बी हो जाएगा आपका। ऐसे अलग से इसको रटने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इन दिस वे यू कैन मेमोराइज। अब ये इतनी थी हमारी बुशिनेस की थ्योरी। ठीक है, कुछ और फार्मूले होते हैं, जैसे तो ये मतलब वर्टिकल स्ट्रेस का फार्मूला हो गया, एक फार्मूला होता है रेडियल स्ट्रेस का। छोड़ूंगा कुछ नहीं है ना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंटेंट डला हुआ मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही बता दिया बस। तो यहाँ पे सिग्मा रेडियल स्ट्रेस का फार्मूला एक होता है,
एक होता है shear स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है, रिलेटेड टू बूसिनेस थ्योरी। तो हमें वो भी याद रखना है, डिराइव नहीं करना है, याद रखना है। तो अभी बात करते हैं, जैसे मान लो कि जस्ट बिलो द लोड, सिर्फ लोड के नीचे जो एक लाइन है ना, उसी लाइन में अगर कोई हमें स्ट्रेस निकालना है, तो इस पॉइंट पे कभी भी हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस तो इस लाइन पे हमारा रेडियस आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है, सिर्फ जेड अवेलेबल होगा। तो आर की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रखें इस फॉर्मूले में, तो देखो आर ज़ीरो हो गया तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, तो 1/1 आ गया, 1/1 की पावर 5/2, यानी क्या आ गया, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई 3/2 पाई इंटू Q/Z², ठीक है। तो ये के बी की वैल्यू क्या आ गई, पूरी 3/2 पाई। अब के बी की वैल्यू आप निकाल लो, क्योंकि ये आर जो है ये ज़ीरो हो गया, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, तो ये पूरी टर्म क्या आ गई, ये पूरी टर्म 1 आ गई ना, 3/2 पाई के मल्टीप्लिकेशन में 1 आ गया। तो 3/2 पाई को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.4775, ठीक है। तो एट आर इज इक्वल्स टू 0 या जस्ट एकदम बिलो द लोड, ठीक है, बिलो द लोड अगर हम बात करें एट एनी पॉइंट, तो उस पे क्या स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है 0.477 इंटू, है ना, के बी इंटू Q/Z² होता है ना, तो के बी की वैल्यू क्या हो गई 0.477, तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा, सिग्मा बी हो जाएगा 0.477 इंटू Q/Z², ठीक है। इन दिस वे यू कैन रिलेट, इसको के बी की जगह ये रख देना है आपको जब आर की वैल्यू ज़ीरो होगी तो, ठीक। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले इसकी। तो देखो रेडियल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है, रेडियल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला जो है वो भी आपको याद रखना है ना, इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं करना है ना, अननेसेसरी मतलब करना ही नहीं है ना, क्योंकि आप डेरिवेशन करोगे तब भी आपको इतना फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं डेरिवेशन करने से ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा, तो याद ही करो फिर, है ना। तो Q/2 पाई इन ब्रैकेट 3Z R² स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R⁵, ठीक है। R5 नहीं है, ऐसा लग रहा है, वो लिखने में थोड़ा सा वही R⁵ है, ठीक है, माई मिस्टेक। सो -1 - 2 म्यू अपॉन कैपिटल R इंटू R+Z, ठीक है। तो ये रेडियल स्ट्रेस का फॉर्मूला है दोस्तों, क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया रहेगा रेडियल स्ट्रेस, चीज़ें आपको गिवन रहेंगी, वैल्यू पुट करके निकालना है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ नहीं हमें देखने मिल रही म्यू, यानी वर्टिकल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल मटेरियल, सॉइल के मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी हमने फॉर्मूले में नहीं देखी, जैसे ई म्यू काय में इस सिग्मा जेड वाले फॉर्मूले में। तो नीचे सॉइल का मटेरियल क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप, है ना, कि नीचे कितना कैसे वर्टिकल स्ट्रेस कैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, कितनी वैल्यू है उसकी, उसका कोई लेना देना नहीं सॉइल के मटेरियल से, ठीक है। पर ये रेडियल स्ट्रेस जो है इसका लेना देना है सॉइल के मटेरियल से, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे मटेरियल की एक प्रॉपर्टी दिख रही है विच इज़ प्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि भाई रेडियल स्ट्रेस जो होता है डिपेंडेंट ऑन सॉइल मटेरियल, बल्कि जबकि वर्टिकल स्ट्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल मटेरियल। अब हमने वर्टिकल स्ट्रेस निकालना सीख लिया है, रेडियल स्ट्रेस निकालना सीख लिया, अब हम बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेस की। तो शियर स्ट्रेस एट एनी डेप्थ z अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा सिग्मा z इंटू R/Z, सिग्मा z इंटू R/Z। देखो ये याद रखने का बहुत अच्छा, मैं भी चाहता तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे लिख सकता था, सब कुछ इंटू R/Z लिख सकता था, है ना, पर सिग्मा z इंटू R/Z, अब ये सिग्मा z आप पहले ही याद कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ R/Z से मल्टीप्लाई करना है, और आपका क्या निकल आएगा शियर स्ट्रेस। मतलब जिस भी डेप्थ पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है, पहले तो आपको वो इसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना ना, उसी पॉइंट पे आपको पहले सिग्मा z निकालना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है टाउ, तो यहाँ पे आपने सिग्मा z निकाल लिया इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ आप R/Z से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने सिग्मा बी निकाल लिया, अब सिग्मा बी को आप R/Z से मल्टीप्लाई कर दो, आपको शियर स्ट्रेस मिल जाएगा इस पॉइंट पे,
ठीक है। तो इस तरीके से ईजिली वी कैन कैलकुलेट। इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ r/z से मल्टीप्लाई करना तो कुछ मुश्किल काम नहीं लग रहा है हमें, बस हमें पता होना चाहिए इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट एनी डेप्थ z, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ सिग्मा z विथ r/z। देखो 2 बार बोलूँ या 10 बार बोलूँ, आपको ही रिवाइज होगी चीज़ें, है ना। नोट करके याद करके ही काम चलेगा इस यूनिट में, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई रटना ही है। देखो कितनी इजीली पूरी बुशिनेस थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इतना ही था, है ना। इसमें कुछ चीज़ें और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट उसमें देख, नहीं ख़त्म ही कर लेते हैं ना, छोटा सा तो है। स्ट्रेस आइसोबार, ठीक है। तो स्ट्रेस आइसोबार, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, कुछ भी इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट इसका है क्या? इसका कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेस आइसोबार जो होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस आइसोबार क्या होते हैं? स्ट्रेस आइसोबार स्ट्रेस कंटूर्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रेस कंटूर्स होती हैं, इसका मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी लोड लग रहा है, कोई पॉइंट लोड लग रहा है आपका, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? किलो न्यूटन होगी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लोड अगर आपका लग रहा है, ठीक है, तो ये जो आइसोबार्स हैं, या इनको बल्ब भी बोलते हैं, ठीक है, ये आइसोबार्स क्या शो कर रहे हैं कि कोई किसी भी पर्टिकुलर आइसोबार में हर पॉइंट में जो है स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी। आप यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। कंटूर लाइन हमने सर्वेइंग में पढ़ा था ना, कंटूर लाइन क्या शो करती है? सेम एलिवेशन। तो ये स्ट्रेस के कंटूर हैं, यानी सेम स्ट्रेस को शो करते हैं। ये सेम स्ट्रेस के पॉइंट को, मतलब हमने क्या किया भाई, हमने स्ट्रेस मेज़र किया, ठीक है। हमने अलग अलग पॉइंट में स्ट्रेस मेज़र किया, ठीक। हमने इस पॉइंट पे स्ट्रेस मेज़र किया, इस पॉइंट पे स्ट्रेस मेज़र किया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हमें सेम स्ट्रेस मिला। अब हमने इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कनेक्ट करके जो हमें क्या मिला? एक सर्कल मिला, उसे हमने क्या बोल दिया? स्ट्रेस आइसोबार, ठीक है। आइसो यानी सेम, और बार क्या है? प्रेशर की यूनिट है। तो सेम प्रेशर या सेम स्ट्रेस के पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट कर रही होती है उसे हम आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज़ अ लाइन जॉइनिंग ऑल पॉइंट ऑफ इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस बिलो द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के नीचे इक्वल वर्टिकल स्ट्रेस के पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग स्ट्रेस आइसोबार बोलते हैं दोस्तों, ठीक। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा ये, है ना, कि स्ट्रेस आइसोबार क्या होता है। अब एक चीज़ और है ना, क्या है वो चीज़? वो चीज़ ये है कि भाई जो हमें वर्टिकल स्ट्रेस हमने फंडा देखा, उस वर्टिकल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मतलब नीचे, मतलब जैसे किसी भी प्लेन में हम बात करें, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जस्ट बिलो द लोड कितनी वैल्यू रहेगी? लोड से दूर जाने पे वो कम होगा या बढ़ेगा, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में, ठीक, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। सो आई होप आप लोग के इतना समझ में आया होगा भाई। अब देखो, इतना जितना भी हमने पढ़ा उसमें मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ चीज़ों को। समराइज़ ऐसे कर देता हूँ, ये फार्मूला रट लो भाई, ये फार्मूला रट लो भाई, और ये फार्मूला रट लो भाई, ये हो गया समराइज़। मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपने एक बार आपको पता चल गया ना थ्योरी, दिस थ्योरी इज़ ऑल अबाउट, है ना, किस चीज़ के बारे में है ये, बस ये पता चल गया ना। अब आपको कोई मतलब नहीं है ज़माने की चीज़ें देखने से, ये देखने से, सब देखने से, आपको उस फार्मूला रट लेना है। इसके अलावा एक ये टर्म 0.477, ये कब निकलती? जब हम आर की वैल्यू 0 पुट कर दें। आर की वैल्यू यानी कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर था, इस पॉइंट को हमने क्या किया? इस पॉइंट को हमने उठा के, ये आर की वैल्यू कम होती गई और आर की वैल्यू यहाँ 0 है। मतलब ये पॉइंट सिर्फ इस लाइन में ही लाई करना चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू जब 0 है, इस पॉइंट पर कहीं पे भी आप स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो आप क्या करोगे? सिर्फ इस 0.4775 को आप Q/Z² से मल्टीप्लाई करते रहोगे, है ना। जितना भी आपकी डेप्थ बढ़ाते जाओगे, आप यहाँ पे Z की वो वैल्यू रखते जाना, और Q तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट, है ना, द स्ट्रेस बिलो द अपना सॉइल लेयर, है ना। सॉइल लेयर के नीचे कहीं पे भी आप
यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कहीं पे भी XYZ रैंडम बहुत सारे पॉइंट्स ले लो आप, कहीं पे भी आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद एक और थ्योरी होती है, वो है वेस्टरगार्ड थ्योरी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में और ये वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ना, समझना बस है आपको। एक बार समझ में आ जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड से डायग्राम दिख रहा है, ये है क्या चीज़, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, लिटरली बहुत सिंपल है। जब बताऊँगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसके बाद वेस्टरगार्ड थ्योरी देखेंगे। वेस्टरगार्ड थ्योरी में भी कुछ नहीं, फॉर्मूला है और दोनों थ्योरीज का कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विल सी ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।